नमस्कार, सलाम न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और स्वागत है पड़ताल दुनिया भर की में। मैं हूं मुकुल सरल और हमारे साथ हैं हमारे चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ। आज हम 3 मुद्दों की पड़ताल करेंगे। पहला मुद्दा नेपाल का अपडेट क्या है, क्या हो रहा है वहां और क्या हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। दूसरा मुद्दा है कतर के दोहा में इजराइल का हमला, इन सब के क्या मायने हैं ये पता करेंगे। और तीसरा मुद्दा है वेनेजुएला, जहां अमेरिका ने एयर स्ट्राइक से एक बोट पर हमला किया है। तो इन तीनों मुद्दों पर हम बारी बारी बात करेंगे। तो प्रबीर, पहला मुद्दा, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल में बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ घट चुका है। अभी ताज़ा खबरें हैं, अभी 19 और 22 तक की मौतें पता चल रही थी। अब वहाँ के ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पता चला है कि 51 मौत हुई हैं इस सब में। 30 उसमें गोलीबारी में मारे गए हैं और उसके अलावा आगजनी और चोट जख्मी होकर मारे गए हैं। उसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद आम लोगों की है, युवाओं की है। एक भारतीय महिला की मौत भी बताई जा रही है। एक तो प्रकरण ये है। दूसरा है कि वहाँ एक अंतरिम सरकार की कोशिशें चल रही हैं, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। तो आप इस घटनाक्रम को, क्योंकि हमने एक बार बात की थी, लेकिन तब उसी दिन 8 तारीख को जब ये सब कुछ हुआ, आज हम बात कर रहे हैं 12 सितंबर को। अब काफ़ी कुछ तस्वीरें साफ होने लगी हैं कि पहले दिन का आंदोलन कैसा था, दूसरे दिन का आंदोलन कैसा था, और अब ये जो आंदोलन ने रुख लिया है और अब नई सरकार की तरफ, तो इन सब में आप क्या बदलाव देख रहे हैं और किस तरह इस पूरे घटनाक्रम को अब आप एक हमें संक्षेप में बताएंगे। पहली बात तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि हुआ क्या, क्या होगा। वो तो एक अनिश्चित क्या कहेंगे स्थिति है जी। तो उस पर बताना यही है कि क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल क्लास कहते हैं कि जो राजनीतिक दलों की समावेश है, पार्लियामेंट हो, दूसरे जगहों पे से हो, उस पर कम से कम एक सेक्शन मिडिल क्लास की, क्योंकि ये जो हमें विस्फोट देखने को मिला है, मिडिल क्लास यूथ इसमें अगुवाई किए हैं, ये तो साफ है, ये तस्वीर साफ है। तो उसका असंतोष साफ है, उनमें प्रकट हुआ है। दूसरी बात जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पहला दिन ऐसा रुख था कि उसको रोकना पुलिस के लिए भी संभव नहीं था। तो कुछ हद तक वहाँ पर पुलिस जो भी किया हो, तो मैदान छोड़ भी दिया था कि ये चीज़ हम अब रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आगजनी हुई जो आपने जिक्र किया। पर दूसरा दिन जो घटना देखने को मिली, उससे ऐसे कुछ दृश्य आए जिससे लगता है कि हद से बाहर हो जा चुका था। कि एक प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को घर में जब आगजनी हुई तो उसमें वो जिंदा जल गई। तो इस तरह की तस्वीरें, फॉर्मर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके कपड़े उतारे जा रहे थे और उस पर इतने ज़्यादा यूथ और स्टूडेंट्स की तादाद नहीं था जो कि, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में आगजनी हुई। तो ये जो दृश्य है, उसके साथ साथ दूसरा दिन के दृश्य में वो जेन जेड की प्रोटेस्ट की तरह नहीं दिख रहा था। उसमें लग रहा था कि दूसरे तत्व भी शामिल थे। कौन सा तत्व थे, क्या थे, ये बताना मुश्किल है। पर अब जो स्थिति है कि इंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बढ़ेगा, शासन का जो क्या कहेंगे बागडोर किसके हाथ में होगा, और उस पर प्रेसिडेंट का क्या भूमिका होगा, और जो इंतरिम प्राइम मिनिस्टर होगी या होगा उसका क्या भूमिका होगा। उसमें जेन जेड की तरफ से ही सहमति है ये नाम की, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है, जस्टिस कर्की, उनका नाम आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, इंतरिम प्राइम मिनिस्टर होने में। पर इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन तिलांजलि दी जाए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर चलना है तो उनको पार्लियामेंट में किसी तरह लाया जाए, ये भी एक सवाल प्रश्न चिन्ह की तरफ से है। कितने दिन में उनको, हाँ, तो इसी पर अभी अटका हुआ है मामला कि संसद भंग की जाए या नहीं की जाए। ये कह रही है कि बिना संसद भंग किए हम कैसे
प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और उधर वो राष्ट्रपति अभी संसद भंग करने के लिए राजी नहीं। इसी सब पर बात हो रही है, कई नाम भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि पहला दिन जेनजी विस्फोट लगा, असंतोष दिखाई दिया, एक जन आंदोलन की तरह दिखाई दिया पहला दिन। दूसरे दिन आपने कहा कि कुछ तत्व इसका फायदा उठाते हुए इसमें घुस आए और उन्होंने जिस तरह की हिंसा की, वो क्योंकि इस तरफ से भी बयान आए, कई जो बड़े प्रमुख इसमें दल या एनजीओ टाइप या संगठन थे युवाओं के, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारा इस हिंसा से लेना देना नहीं है, ये कुछ और लोग हैं। वो बाकायदा हमलावर जो एक पूरी राजनीतिक जमात को ही ख़त्म कर देने पर आमादा थे। ये एक उसमें शक के घेरे में तमाम चीज़ें आई, राजा की तरफ भी उंगली उठी, तमाम सब चीज़ें हैं। अब एक इंटरिम सरकार की आप बात बता रहे हैं, तो इंटरिम सरकार का क्या दायित्व रहेगा? वो क्या बस चुनाव तक कराने तक रहेंगी, या जिस तरह से हमने इंटरिम सरकार बांग्लादेश में भी देखी, अभी वहाँ चुनाव तो नहीं हो सके, तो ये सारी चीज़ें, ये इंटरिम सरकार का किस तरह से फॉर्मेशन है? देखिए, बांग्लादेश और इसमें फ़र्क है, क्योंकि अभी भी प्रेसिडेंट है, आर्मी है, एक शासन व्यवस्था आर्मी रहते हुए और प्रेसिडेंट रहते हुए एक शासन व्यवस्था तो कुछ हद तक है ना जी। बांग्लादेश पे सब ख़त्म हो गया था, और इसीलिए मेरे ख्याल से नेपाल उस दर्जे में नहीं है जो बांग्लादेश पे हुआ है। जो प्रश्न चिन्ह अभी है जिसमें जवाब हमारे पास नहीं है, ना कि हम इस वक्त इतने जल्दी में इस पर कोई राय दे सकते हैं। साफ है कि इसमें जो तत्व आए दूसरा दिन, क्या वो सिर्फ कुछ ऐसे लुम्पेन तत्व थे, क्या इसमें और भी लोग शामिल थे? क्या जो पहले, आप याद होगा कि किंग के खिलाफ इतना आवाज़ उठा था, जन आंदोलन हुआ, जनयुद्ध था, और इसके बाद जन आंदोलन इस पर पूरे तरह से शामिल था किंग को हटाने के लिए, राजा को हटवाने के लिए। और ये भी है कि राजा फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी साफ है। उसकी एक पार्टी भी है जो राजा को चाहता है किसी तरह वापस लाया जाए। तो वो सब देखते हुए कौन कौन इसके पीछे कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, ये प्रश्न चिन्ह है। क्या इसके पीछे और भी तत्व है? जैसे बांग्लादेश में कहा जाता है कि अमेरिका का काफ़ी ट्रेनिंग रहा कि कैसे इन चीज़ों को किया जाए। ये क्या सिर्फ स्वतःस्फूर्त ही था? इसमें सही बात तो ये है, इंडिया और चीन दोनों देशों को कोई हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो पार्टीज़ इसमें शामिल है, इस संघर्ष में शामिल हुए हैं, उनके साथ इनका कोई नाता दिख नहीं रहा है अभी तक। तो क्या बाहरी और कोई तत्व है, नहीं है, प्रश्न चिन्ह है। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें राजा का कुछ दखल अंदाजी हो सकती है, अभी नहीं तो बाद में। और ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त राजनीतिक दायरे में सरासर नहीं है, वो भी शायद सामने आ सकते हैं। जैसे अपने एक्स चीफ जस्टिस के नाम लिया, और उसके साथ साथ और भी कुछ नाम आ रहे हैं। एक मेयर का नाम चल रहा था, बालन शाह, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि सुशीला कर्की को ही समर्थन दे रहे हैं। हाँ, इस वक्त उन्होंने यही किया है। तो लगता है सुशीला कर्की अगर इसके बागडोर संभाले, और पार्लियामेंट कैसे आगे चल सकता है, नहीं चल सकता, उसको देखा जाए, और कम से कम जो करंट पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है उसके अंदर रहते हुए क्या ये बदलाव हो सकती है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, क्या वहाँ पर जेन जेड जो कह रहे हैं, जो असंतुष्ट जो लोग आए सड़क पे, उनका क्या रवैया होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह अभी रहेगा। क्योंकि सही बात तो है, एक ऐसा सिचुएशन है जिस पे पानी किधर जाएगा वो बताना बड़ा मुश्किल है। बाढ़ 3-4 दिन की बाढ़ हुई है, पानी का निकलने का रास्ता वो अभी तक साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल के अंदर जो देश है, अब जानते ही है, वहाँ पर काठमांडू के एक बहुत बड़ा प्रभाव है जी। संगठित राजनीतिक शक्तियाँ, फाइनेंशियल शक्तियाँ, वही सब कुछ काठमांडू में ही समाहित है जी। तो इसीलिए ये दूरी जो है अलग अलग अंशों की नेपाल में, उस काठमांडू से कितना दूरी है, नहीं है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा ये है कि स्टेबल सरकार अगर नहीं आई, अस्थाई एक देश अगर हमारे बॉर्डर में हो, चीन और हमारे बॉर्डर के बीच में हो, तो किसी के लिए ये किसी का हित भी नहीं है, अच्छा नहीं है, हमारे लिए नहीं है।
चीन के लिए नहीं है, और जो इसमें जिनके हित में हो सकता है, जो सिर्फ क्या कहेंगे इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं दुनिया में, और उससे बाद में अपना उनको क्या फ़ायदा होगा वो सोचते हैं। तो ये इनके अलावा और किसी का इसमें हित नहीं दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों की, आप और हम तो कोई प्लेयर नहीं है इसमें, हम लोगों के ही आशा होगा कि किसी ना किसी तरीके से एक सामूहिक एक स्टेबिलिटी आए, जिसके ज़रिए क्या फ्यूचर नेपाल का होगा वो डिस्कशन हो सकता है, सड़कों पे नहीं पर आम जनता के साथ और राजनीतिक शक्तियों के साथ। तो यही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ स्थिरता रहे, उसकी संप्रभुता रहे, शांति रहे, यही सबके हित में भी है। जेनजीज की बात हुई, वहाँ भी जेनजीज भी एक विचार के नहीं हैं, सारे अलग अलग तरह के युवा हैं, अलग अलग उनमें भी झड़पें हुई हैं कि ये व्यक्ति हमारा कमान संभाले, ये व्यक्ति, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है। तो मुझे लगता है कि और हम भी सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो हम इस पर आगे भी चर्चाएं जारी रखेंगे। अब हम एक और दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। इज़राइल जिस तरह से गजा में जेनोसाइड कर रहा है, उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब उसने जाकर कतर में कतर की राजधानी दोहा में हमला किया है, उसमें कई लोग मारे गए। उसको लेकर पूरे दुनिया में एक चर्चा, बवाल, एक गहमागहमी है कि किस तरह एक संप्रभु राष्ट्र पर इज़राइल ऐसे एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसके क्या मायने हैं, उसे लेकर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था है, किस तरह यूएन उसे देख रहा है, इस सब पर। तो ये कतर में जो किया है, कतर जबकि अमेरिका के बहुत करीबी माना जाता था, वहाँ पर एक सीज फायर और इसके लिए ही हमास के साथ बैठक थी कि बंधक कैसे रिहा हों। इस दौरान इजराइल का ये नेतन्याहू का ये हमला, एयर स्ट्राइक क्या बता रहा है, ये क्यों हुआ है? कुछ हद तक तो ये एक नेतन्याहू को पूछना पड़ेगा कि क्यों इतना बड़ा एक हमला, जो कि ऐसा देश है मध्यस्थता कर सकता है, बीच बिचाव कर सकता है, जहाँ पर लोग समझ रहे थे कि बैठ के इजराइल और हमास भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर अमेरिका का बेस है बहुत बड़ा जी, कतर में उदैत एयरबेस जो है बहुत बड़ा बेस है, जो वहाँ पर अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा स्टेक है कतर में, और बहुत बड़ा तेल का भंडार है जी, जो हमारा दूसरे देशों के लिए तेल एलएनजी सप्लाई करता है। ख़ास तौर से एलएनजी काफ़ी बड़े पैमाने पे वहाँ से सप्लाई होता है दुनिया के दूसरे जगहों। तो इसीलिए कतर को हम समझ रहे थे एक सेफ जगह है, जहाँ पर वहाँ इजराइल और हमास बैठ के महीनों तक बातचीत करते आ रहे हैं, सालों तक। हकीकत तो यह है कि इसीलिए तो उसको आप देखेंगे कि इजराइल यहाँ है, यहाँ से आके यहाँ पर हमला करना ये आसान नहीं था। किन देशों के ऊपर से आए हमें नहीं मालूम, तो इराक़ के ऊपर से आए, ईरान के ऊपर से आए, मालूम नहीं है हमें, क्योंकि हम तो इतना गहराई में इसको जानते नहीं है। सऊदी अरेबिया के ऊपर से आए, ये सब सवाल है। पर सबसे जो अहम सवाल है कि दोहा में अगर इस तरह हमला होता है, अब आप अगर देखें इजराइल की एयर स्ट्राइक एक बिल्डिंग शहर के अंदर हुई है। ये बिल्डिंग लगातार इसीलिए इस्तेमाल हुई है कि इजराइल और हमास यहाँ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था, काफ़ी दिनों से हो रहा था। और इजराइल की सहमति अगर नहीं होती तो इतने बार कतर में आए क्यों? तो ये कहना कि एक हमको तो ये करना ही था फलाना धमाका, तो ये लगता है एक अलग पहलू है इस जंग का जो चल रहा है कितने दिन से। और इस पे ख़ास तौर पे इजराइल इस वक्त हमास से बात नहीं करेगा, ये सवाल नहीं है। यह है कि हॉस्टेज रिलीज़ जिसके लिए नेगोशिएशन चल रहा था, जिसके ऊपर इजराइल के अंदर भी असंतोष है, तो लगता है ये जो अटैक है सिर्फ कतर के ऊपर नहीं हुआ है, हमास के ऊपर नहीं हुआ है, पर इसका एक लक्ष्य अंदर की जो हॉस्टेज रिलीज़ के लिए
नेतान्याहू पर प्रेशर डाल रहे थे उसको भी ख़त्म करने का है, क्योंकि हमास से अगर बातचीत ही नहीं होगा हॉस्टेज रिलीज इशू खत्म हो मतलब पूरा शांति प्रयास बर्बाद हो गया एक इस हमले से, और जो बंधकों की रिहाई का एक मसला था जिसके लिए इजराइल में भी काफ़ी बात हो रही है, वो दोनों बर्बाद कर दिए। तो यहाँ तो एक साजिश और एक इंटेंशन पर बात आती है कि नेतन्याहू आखिर चाह क्या रहे हैं, कि वो उस तरह से कायम रहना चाहते हैं और इन सब हमास अब वो गाजा को पूरी तरह मिटाने के उसमें है, किस तरह से? कोई बात नहीं। बहुत सारे प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। एक तो है कि नेतन्याहू की गद्दी स्थिर नहीं है। उनका गद्दी की अस्थिरता इस बात पे है कि वो करप्शन चार्ज में है। अगर युद्ध विराम होता है तब उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके तहत उनको शायद प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये जंग चलाना उनके हित में है, ये लोगों का विचार है। तो सिर्फ उनके हित के लिए इतनी ये सब हो रहा है, मैं इसको नहीं मानता। और भी तत्व इसमें शामिल है जो चाहते हैं कि जंग चले, और सिर्फ हमास नहीं, वेस्ट बैंक से भी पैलेस्टीनियन को मिटा दिया जाए, जिसका भी प्रयास लगातार जारी है। उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, पर हमने पहले भी चर्चा करे हैं और बाद में भी करेंगे कि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वहाँ पर भी हमले जारी हैं, वहाँ पर भी लोगों की मौतें हो रही है, वहाँ पर भी जो उनके घर जो वगैरह है तोड़ के उनको बाहर खदेड़ा जा रहा है। वो वेस्ट बैंक को भी खाली करने का कोशिश ये जो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जो चल रहा है इजराइल का, वो भी जारी है। तो मुझे लगता कि इसके पीछे हॉस्टेज रिलीज एक इशू जो आगे आया है इजराइल में, उसको पीछे करने के लिए भी एक हमला था, क्योंकि इसके बाद कौन आएगा बातचीत करने में। जी, जब आपने बातचीत के टेबल पर ही बम गिरा दिया, उस पर ही आपने स्ट्राइक कर दी, तब तो फिर ये सब कुछ। इसके बाद और एक जो बात निकल के आ रही है कि इनकी आशा थी इजराइल की कि हमास की जो लीडरशिप बात करने आ रहे हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। लग रहा है जो इजराइल से के अंदर से भी बातें आ रही है उससे लग रहा है कि ये नहीं हो पाया। और जो मेन लीडरशिप हमास की जो कतर में आई थी बातचीत करने में, वो उनके ऊपर कोई आंच अभी तक नहीं आई है। लोग मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये जो है उस तरह से सफलता नहीं मिली कि जो वो सोच रहे थे। दूसरी बात जो है, जी वही मैं पूछ रहा था, अब ये बात आई हमास की और गजा की, फिलिस्तीन की, पर कतर एक अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, उस पर हमला, उसको लेकर किस तरह से वो उसकी प्रतिक्रिया और पूरे विश्व में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके नाम से नहीं, इजराइल का नाम नहीं लिया, पर कंडेम किया कि जो हुआ जी वो गलत हुआ। तो कंडेम किया, डीप रिग्रेटेड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ, कहा जनता मरे, लोग मरे। कंडेमनेशन ऑफ रीसेंट स्ट्राइक्स इन दोहा, जो स्ट्राइक हुई दोहा में उसका निंदा की। किसने किया? भूत उसका नाम नहीं लिया कि इजराइल की निंदा की। इजराइल का नाम नहीं है इसमें, किसने किया सबको मालूम है, पर इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में उसका नाम नहीं लिया क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन देश वो नहीं चाहते इजराइल को डायरेक्टली निंदा करें। तो एक तो ये बात है, पर पहली बार, और सबको मालूम है किसने किया, पहली बार इजराइल का जो कारतूत है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। अमेरिका भी उसको समर्थन नहीं किया, उस पर वीटो नहीं लगाया। तो लग रहा है कि इजराइल पहली बार अपने आप को अकेला पा रहा है। एक तो ये है कतर का प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए कतर एक सेफ जगह था सबको मिलने के लिए, कतर के खिलाफ हमला है, उनके बिल्डिंग, उसके एयर स्पेस पे घुसना। तो एक एक्शन जो हुआ है कतर पे हुआ है जी, सिर्फ हमास पे नहीं, कतर पे भी हुआ है। और कतर अपने आप को सेफ समझता था क्योंकि सेफ स्पेस बहुत दिन से 40 साल से वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि लोग यहाँ पैलेस्टाइन जो लिबरेशन स्ट्रगल है उसके लिए PLO वहाँ पर था, और उसको एक तरफ से प्रोटेक्शन था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा।
मैंने जो कहा अमेरिका का एयरबेस, उदेत एयरबेस उधर बहुत बड़ा एयरबेस है, बहुत हित हैं उसके, नेटो का अमेरिका के। पार्ट है पूरी तरह से वो एयरबेस। तो उस पर जब हमला ने अब उस देश पर जब हमला हुआ एक हिसाब से, तब कतर भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। और ये इजराइल के लिए, वेस्ट के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। हालांकि इससे अमेरिका से उसका संबंध नहीं टूटेगा, हाँ। वो बहुत गहरा है, पर इजराइल लगता है इसमें कतर को और एक सेफ स्पेस के तौर पे नहीं देखता है। उस पर भी वो कहता है वेस्ट एशिया के किसी भी मुल्क में हमें बम गिराने का, किसी को मारने का अधिकार है। ये छवि जो है वो कतर के सामने भी अभी अब आ रहा है। इजराइल अमेरिका का ही हवाला दे रहा है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके मारा, तो हम भी ऐसे मारेंगे और पीछे जाएंगे हम। और उधर ट्रम्प साहब भी दोहरा रोल उनका समझ में नहीं आता। अभी उन्होंने पहले आया कि हमें जानकारी दी थी इजराइल ने इस हमले की, फिर वो बताने की वो नाखुश हैं। तो वो भी सब बड़ा, और वो अभी आपने दिखाया है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने किस तरह बिना नाम लिए ही निंदा की। तो मतलब हत्याएं, इस तरह से इन सब चीज़ों का एक ही मापदंड नहीं है कि उसे उसी तरह आलोचना की जाए, पर जो समर्थ है, जो समर्थ है, उसके लिए एक अलग कानून है। वो तो पाश्चात्य देश की वेस्ट की पुरानी हिपोक्रेसी रही है जी, बेईमानी। तो उनका तो ओपन रहा है कि अपने लिए कुछ रूल्स है, दूसरों के लिए अलग रूल्स है। तो ये इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते। ये कहता है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल कौन तय करेंगे? G7। G7 कौन है? वेस्टर्न कंट्रीज जो कि सेटलर कॉलोनियलिज्म अर्थात जेनोसाइड किए हैं और जो बाद में बहुत बड़े कॉलोनीज बनाए हैं, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह वगैरह। तो ये जो समावेश है G7 की, जमघट कह सकते जो है इनकी है, ये है दादाओं की। समझते हैं हम दादा है दुनिया की, हकीकत है वो दादागिरी चलना मुश्किल है। इकॉनमी के खिलाफ से वो कमज़ोर हो रहे हैं। अब हम ट्रम्प की बात भी कर चुके हैं। वेस्ट तो जैसे जैसे कमज़ोर होगा शायद हिंसक रास्ता अपनाने का प्रवणता बढ़ेगी। ये लगता है एक नतीजा इन सब चीज़ों से हो सकता है। ये भी कतर के ऊपर ही अटैक का दृश्य है जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं। और मैं बता दूं कि भारत ने भी पहली बार इस तरह से इस हमले की निंदा की है। हालांकि भारत की मोदी जी ने भी इजराइल की निंदा नहीं की है, इस हमले की निंदा की है, वहाँ भी नाम नहीं लिया गया है। चलिए, पर इतना डेवलपमेंट हुआ है कई तरह से। तो अब हम अगर चलें, सवाल यह है कि हमने स्मोट्रिच को, उनका जो मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा खूंखार है, उसको हमने अभी उनके साथ, उनको गेस्ट के रूप में उनके साथ बातचीत करी और कुछ चीज़ें साइन भी करी है। इसीलिए हमारे भी वो क्या कहेंगे, एक नरमी इजराइल के प्रति जो है वो बरकरार है। अच्छा, अब हम, जब आपने अभी बात की, इस बात को समझ जो किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून उनके लिए अलग हैं, अब वो खुद ही अपना एक कानून बनाना चाहते हैं और दूसरों के लिए उनके अलग हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये उल्लंघन सीधा सीधा किया है कि एक वेनेजुएला की बोट जो वहाँ से निकली, उस पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया। वहाँ इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसमें भी 11 लोगों की मौत हुई है। और बहाना लिया गया है कि वो ड्रग का मामला था, हमने उस ड्रग गैंग पर हमला किया। ये पूरा प्रकरण क्या है और आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लें, जैसे हम हर बार करते हैं, थोड़ा बोर करते हैं लोगों को घटना की पृष्ठभूमि क्या है बताने के लिए। वेनेजुएला जो एनुअल ड्रग रिपोर्ट होती है, उस पर साफ है कि वेनेजुएला की ड्रग ट्रेड में कोई रोल नहीं है, अगर है तो बहुत कम है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, एक वो कार्टेल का नाम लेता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो छोटा कोई गैंग है वेनेजुएला में, उसका कोई बड़ा रोल न वेनेजुएला न बाहर है। तो इसका एक बहुत बड़ा नाम दे के कहना कि ये तो बहुत ख़तरनाक गैंग है, तो कहीं भी मार सकते हैं उसको। तीसरी बात, इंटरनेशनल लॉ जिसका आपने जिक्र किया है, उस पर साफ है कि आपका कोई अधिकार इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं है किसी बोट में जो लोग आप वो हैं उनको आप सीधा उनको ऊपर हमला करके उनको मार सकते हैं। ऐसा कोई इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ऐसा कोई लॉ नहीं है। इस सरासर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। हम नहीं, जो इंटरनेशनल लॉ जानते हैं, विशारद हैं, वही बता रहे थे। उनको कम से कम मौका तो देते सरेंडर करने के लिए। और ये भी खबर है कि वापस जा रहे थे, उनको जब
वार्निंग वगैरह दी गई तो वापस जा रहे थे, फिर भी उनको मारा। और ये कहते हैं कि हमें कहीं भी इस तरह से मारने का अधिकार है। तो क्या अधिकार, किस कानून के तहत अधिकार है, ये नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है हमारा अधिकार है, मतलब उनको कहीं भी, जैसे इजराइल ने किया कतर पे, उनका भी कहना है कि हमारे अमेरिका का कहीं भी जाके हमला करने का अधिकार है। जो वॉर ऑन टेरर के नाम पे पहले भी किए हैं, आपका इराक़ पे किए हैं, अफ़गानिस्तान पे किए हैं, दूसरों मुल्कों पे तो करते ही रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका पर कोई इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता, कोई कानून नहीं लागू होता, कोई ट्रीटी नहीं लागू होता, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो ट्रेड नेगोशिएशन होना चाहिए था WTO में, वो नहीं हो रहा है। सीधा साधा खुद डिक्लेयर कर रहे हैं क्या टैरिफ होगा। तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा दुनिया का बना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो धीरे धीरे खात्मा की ओर अमेरिका उसको ले जा रहा है। ये सबक है हमारे लिए जो हम देख रहे हैं इस तस्वीर से भी। और वेनेजुएला, हकीकत जो है, वेनेजुएला पर अटैक बहुत दिन से है। उनमें एक प्रेसिडेंट उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था। वेनेजुएला का जो सोना है वो ब्रिटेन का बैंक में था, उसको भी जब्त कर लिया है। कहा वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ये नहीं है, हम जिसको बोलेंगे वही प्रेसिडेंट है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वेनेजुएला का जो एक रिफाइनरी था अमेरिका में, उसको कब्जा कर लिए हैं। तो ये इस तरह के जितने चीज़ें हैं उससे साफ है यहाँ आकर मारा है उन्होंने। हाँ, ये कैरेबियन सी की जो ये दायरा है, यहाँ पर कहाँ वेनेजुएला का कोस्ट के पास ही मारा है लगता है, तो इस इलाके कहीं पे मारा है, एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास नहीं है। तो इस तरह देखते हुए साफ है एक कैरेबियन सी पर कब्जा मूलतः क्यों है। क्यूबा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर वेनेजुएला है। तो दुश्मन मुल्क अमेरिका का अगर है तो क्यूबा और वेनेजुएला है, साफ है। इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, जो युद्ध जहाज़ों की है यहाँ पर कंसंट्रेशन है। जहाँ से आ रहा है एक्चुअली ड्रग्स, इस रास्ते से आ रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर शांति है। पर इसीलिए इसको इसका निशाना तो बहाना तलाशा गया और एक चेतावनी के तौर पर उन्होंने एक बोट को पर एयर स्ट्राइक किया और डुबो दिया, वो मर गए लोग। तो लगता है कि इस पर ट्रंप समझते हैं कि उसकी निजी फायदा होगा। पर यूएन कुछ बोला? देखिए, यूएन तो दूर की बात है, सवाल है कि इसका किस लिए किया जा रहा है। ये तो ट्रंप का अंदरूनी राजनीति को देखते हुए ये सब कर रहे हैं। और इनका अभी ट्रेड वॉर के बाद निशाना है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, कैरिबियन तो है ही, लैटिन अमेरिका आप देख रहे हैं, ये वेनेजुएला टारगेट है, सेकंड टारगेट ब्राज़ील है। अभी बोल्सोनारो को लेके अभी भी चेतावनी दी है, हम और कुछ कार्रवाई करेंगे। 50% से खुश नहीं है और भी उस पर टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये जो कारतूत है अमेरिका की, दादागिरी जो है, ये वेनेजुएला और दूसरा ब्राज़ील। जी, तो अब ये जो वहाँ राष्ट्रपति हैं निकोलस, उनका किस तरह से इसे अब वो ले रहे हैं? निकोलस मदुरो जो है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वो तो तैयार ही है बहुत दिन से कि कब अमेरिका उस पर डायरेक्टली अटैक करेगा। क्योंकि ये जो तस्वीर है सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं, और भी जो पॉलिटिकल सैंक्शंस चल रहा है। और सबसे बड़ा जो ख़तरा है कि तख्ता पलटने के लिए वहाँ पर असंतोष का सहारा लेके कोई अपसर्ज हो सकता है नहीं। पहले भी कोशिश थी, और इसके लिए भी प्रॉब्लम होता है कि वहाँ लैटिन अमेरिका में बैठ के अगर अमेरिका से बैर करोगे तो आर्थिक रूप से हर देश से संबंध टूटने का संभावना रहता है, क्योंकि वो अमेरिका से ज़्यादा डरते हैं। तो मदुरो एक हिसाब से ब्राज़ील होने के नाते उसको कुछ समर्थन मिलता है, क्योंकि ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है लैटिन अमेरिका में। तो इसीलिए ब्राज़ील और मदुरो टारगेट में है कि लैटिन अमेरिका अमेरिका का चंगुल से बाहर ना निकले। तो मदुरो इसीलिए बहुत दिन से इनके निशाने में है।
तो यहाँ ये अटैक हुआ था। हाँ, इस पता नहीं चल रहा है कि समुद्र में कहाँ था, पर साफ दृश्य जो है उसमें दिखाई पड़ता है कि जहाज वापस जा रहा था, घुमा लिया था वापस जाने के लिए वेनेजुएला, तब भी उस पर बमबारी करके उस मिसाइल दाग के उसको एकदम ख़त्म कर दिया। और उसमें जो लोग तो अगर हम इन तीनों मुद्दों का कंक्लूड करना चाहें तो आपने जैसे बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कोई महत्व सबके लिए एक बराबर नहीं है, और जो चाहे अमेरिका कर रहा है, जो चाहे इजराइल कर रहा है, उस तरह नेपाल की अलग दशा है। तो इसका एक कंक्लूड रिमार्क आपका क्या रहेगा इन तीनों मुद्दों पर, छोटा छोटा? अगर हम तस्वीर को देखें तो इसमें कुछ चीज़ों को अलग कर दें, जैसे नेपाल है, पर जो और तस्वीर है कि कुछ देश है जो समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून उन पर लागू नहीं होता। तो अगर और कोई करता तो हम इसको कहते हैं कि ऐसे देश है जिसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनको अलग कर देना चाहिए, कोई कि हाँ ये सभ्य देशों में इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। पर जो सरासर बमबारी, मिसाइल दागना, इन्वेट करना, घुसाना, और गाज़ा पे जो नरसंहार चल ही रहा है, वेस्ट बैंक पे उस लेवल पे नहीं पर वहाँ भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को जारी हो रही हैं, पर्चे गिराए जा रहे हैं, तो खाली कर दीजिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए साफ है कि दुनिया के ऐसे मोड़ पे है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंटरनेशनल जो सिस्टम है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, वो इस वक्त कारगर नहीं है उसको रोकने से। हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पहली बार इजराइल का जो काम हुआ है उसको निंदा किया, इजराइल को निंदा नहीं। तो ये सब पर फिर भी एक स्टेप तो आगे है। तो ये सब देखते हुए साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मुकाबला करना इंस्टीट्यूशंस का काम इस वक्त नहीं है, यह है दूसरे देश क्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या जो और मुल्क है दुनिया में, भारतवर्ष है, ब्राज़ील है, ऐसे मुल्क जो किसी भी चीन की या तो रूस की तरफ से गिनती नहीं हो सकती है, पर एक हिसाब से बीच में है, उनका क्या रवैया होगा वो देखना पड़ेगा। ब्रिक्स की जो बात होती है जी। पर देखेंगे वो भी बहुत बड़े निशाने पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहा है ब्राज़ील पे और इंडिया पे। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि दोनों तरफ से मार पड़ रही है। एक तो मिलिट्री अटैक्स जो देख रहे हैं हम, जो वेनेजुएला पर कल हो सकता है, इस वक्त तो रूस का जंग तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ जो रूस और चीन तो बड़े देश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है। इकोनॉमिकली चीन काफ़ी मजबूत है, तो अटैक किस पर हो रहा है, इंडिया और ब्राज़ील पे। इकोनॉमिकली इनको दबा दिया जाए तो ये भविष्य में हमारा हेडेक नंबर। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन की किस तरह जाएगा इस वक्त बताना मुश्किल है, पर यह भी है कि अमेरिका और यूरोप की दादागिरी अब खात्मा की ओर बढ़ रही है, वो साफ है। क्या ये खात्मा आसानी से होगी? एक जंग होगा दुनिया में, इकोनॉमिक वॉर तो चल ही रही है, और भी जंगें होगी या नहीं होगी, और इतने सारे न्यूक्लियर पावर्स है, वो क्या वहाँ तक पहुँचेगी? ये दुनिया के लिए ख़तरा है। पर अगर अभी देखें तो ये साफ है कि दो देशों की इस वक्त एक ऐसी स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हम नहीं मानते, हम उसके बाहर ही जो चाहे कर सकते हैं। कितना दिन ये चलेगा नहीं चलेगा ये देखने की बात है। मुझे लगता है दुनिया इसको बहुत दिन चलने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है, इन देशों के अंदर क्या होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल जो रहता है कि उन देशों के अंदर लोग जब सड़क पे उतरते हैं और कहते हम ये नहीं चाहते, तब बदलाव की संभावना ज़्यादा है। वो बदलना बाहर से होना मुश्किल है। तो प्रवीर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक पूरे दुनिया के स्तर पर, एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए मोड़ पर खड़ी है दुनिया। कुछ लोग बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो अपने तरह से कानून लागू करना चाहते हैं, कुछ पर वो कानून थोपना चाहते हैं
दो तरह की वार चल रही हैं, कहीं एक मतलब मिलिट्री वार भी एक तरह से और इकोनॉमिक वार तो चल ही रही है। एक कई देशों में अपने अपने ढंग से असंतोष है, जैसे नेपाल में हमने देखा। तो जनता की जो बात कही, चाहे वो इजराइल की फ़िलिस्तीन में कार्रवाई को लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में एक बड़ी तादाद में लोग उठ रहे हैं, अमेरिका की कारगुजारी के खिलाफ अमेरिका में लोग उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का दबाव ही एक नए रास्ते, एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। और हम जैसे देश हैं, जैसे भारत है, ब्राज़ील है, जो अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता, स्वाभिमान इन सब के साथ खड़े हैं, उन पर अलग से व्यापक हमले हैं। तो हम सबको ये सोचने विचारने की एक ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत महत्ता नहीं रह गई है अब, देखिए, पर कुछ कुछ है। अब वो मिलकर ही कुछ, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे नेशनल काउंसिल है, ये सब लोग कुछ प्रयास करें और कुछ दबाव बने, और भीतर से जनता का दबाव हम लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह लोग उठ खड़े हो रहे हैं। तो यही सब है। अब उस पर आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और कहाँ जाएगी ये दुनिया, किस मोड़ पर पहुँचेगी। फिलहाल शुक्रिया।